हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाई टी पर। और आज हम आगे बढ़ा रहे हैं निश्चित समाकलन को। निश्चित समाकलन के गुणधर्मों की हम बात करेंगे। कल के वीडियो में यानी पिछले वीडियो में हमने बात की थी निश्चित समाकलन क्या होता है, हम उसे किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक अनिश्चित समाकलन था, वैसे ही निश्चित समाकलन है। अनिश्चित समाकलन में हम समाकलन स्थिरांक सी यूज लेते थे, जबकि निश्चित समाकलन में हमें सी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हम वहाँ पर समाकलन का एक निश्चित मान निकालते थे सीमाओं के अंतर्गत। तो वैसे ही अब हम निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्मों की बात करेंगे आज। तो देखिए, वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम अब डेली ही आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे, कंटिन्यूसली आपका सिलेबस चलेगा, तो डेली डोज मिलेगी आपको। तो रेडी रहें, आप स्कूल जाइए, 10-15 मिनट का वीडियो देखें और आपको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कुल गुणधर्मों की संख्या है, वो छोटे मोटे सभी मिलाकर के 8 हैं। कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, सब के बारे में हम बात करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पहले गुणधर्म की। पहला गुणधर्म ये है कि कोई भी आपके पास एक निश्चित समाकलन है, उस निश्चित समाकलन में यदि आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स है, चरराशि एक्स है, उस कंडीशन में उसकी सीमाएं समान है, ए और बी के रूप में है, तो ऐसी कंडीशन में यदि हम इसमें चरराशि फलन की सीमाएं समान हो तो चर राशि है, उस चर राशि का मान बदल दिया जाए तो फलन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी फलन का जो समाकलन निकलेगा वो दोनों ही कंडीशन में समान होगा। चेक कर लीजिए आप, पहले वाले फंक्शन के लिए यदि इस एफ एक्स को आप यूँ लिखें कि ये कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है, तो फिर आपके पास यहाँ पर आंसर क्या होगा। हम इस वाले पार्ट को यदि लिखना चाहेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा कैपिटल एफ बी उच्च सीमा माइनस में कैपिटल एफ ए निम्न सीमा, ठीक है। और इधर वाले की हम बात करें तो देखो, यहाँ पर समाकलन करेंगे तो आपके पास कैपिटल एफ टी बनेगा, ठीक। केवल चर राशि का बदलाव है। जैसे आपको कहा जाए कि एफ एक्स है वो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 है और एफ टी है वो आपके पास टी स्क्वायर प्लस में 2 है। ऐसी कंडीशंस के सवाल हैं, यानी जिनमें चर राशि बदली हुई है लेकिन सीमाएं समान है, ए टू बी तो एफ टी। यहाँ पर भी आपके पास सीमाएं ए टू बी है, तो ये भी क्या बन जाएगा आपके पास एफ बी माइनस एफ ए। तो ध्यान से देखेंगे दोनों ही चीज़ें सेम हैं, तो इसका मतलब है यदि किसी भी समाकलन में समाकलन की जो सीमाएं हैं वो समान हैं तो फिर चर राशि के बदलने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप कोई सी भी चर राशि वहाँ पर काम में ले सकते हैं। यदि आप इसे काम में लेते हैं टी के रूप में तो भी ठीक है, एक्स के रूप में लिखते हैं चर राशि को तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी ये चर राशि पर डिपेंड नहीं होगा। समाकलन में यदि समाकल यानी फलन समान है और सीमाएँ समान हैं तो समाकलन का मान भी समान ही होगा। देखिए, ये आपके पास पहला गुणधर्म है जिसे P4 से प्रदर्शित किया गया है। यदि एफ आई फाइनाइट इंटीग्रल निश्चित समाकलन में समाकल की सीमाएं समान रहे तो चर राशि का प्रतीक बदलने से, यानी चर राशि का जो प्रतीक है हम उसे बदल देंगे तो आपके पास फाइनाइट इंटीग्रल निश्चित समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा भी है कि आपके पास ए से बी में एफ एक्स डी एक्स है और एफ टी भी किससे है, ए से बी में है, तो दोनों ही कंडीशन में आपके पास समाकलन का मान समान होगा। तो आप इस गुणधर्म को याद रखेंगे। ये सामान्य सा है, कहीं भी यूज लिया जा सकता है। एक्स से टी में बदलना, टी से एक्स में बदलना, कहीं पर भी करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड की हम बात करते हैं। तो सेकंड है हमारे पास कि यदि कोई आपके पास समाकलन ऐसा है जिसमें आप सीमाएं बदल देते हैं। एक समाकलन आपने लिया एफ एक्स और इसकी सीमाएँ ए टू बी है, ठीक है। सीमाएँ कैसी हैं, ए टू बी, सीमाएँ इसकी ए से बी में है, तब हम इसके फलन के मान को लिखें तो ये हमारे पास एफ बी माइनस एफ ए होता है। अभी बताया था ऊपर। यदि मैं इसकी सीमाओं को चेंज कर दूं, यानी बी को लोअर लिमिट बना दूं और ए को अपर लिमिट बना दूं, तो फिर आपके पास फलन कुछ ऐसा हो जाएगा। इस फलन की वैल्यू निकालेंगे हम, तो पहले उच्च सीमा के मान में से निम्न सीमा के मान को हम घटा देंगे, तो ये मान हमारे पास आएगा। ये यदि फर्स्ट मान आ जाए तो सेकेंड वाले को देखें, तो सेकेंड वाले में से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा एफ बी माइनस में एफ ए, ठीक है। ये कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास। और ये क्या है, ये आपके पास पहली वाली कंडीशन को ही प्रदर्शित कर रहा है, तो यानी माइनस से ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। समीकरण 1 से हम ऐसा लिख सकते हैं। तो फाइनली हमें क्या मिला कि यदि हम सीमान बदलते हैं तो क्या हो गया है, जो पहले वाला फलन था उसमें चिन्ह बदल गया है। आप इसे उल्टा भी लिख सकते हो कि यदि ए से बी एफ एक्स डी एक्स है तो फिर ये मान नेगेटिव के समान होगा। कब, जब सीमाएं बदल दी जाएं।
तो माइनस को इधर लगा लीजिए चाहे इधर लगा लीजिए, एक ही बात है, समीकरण है ये। तो ये हमारे पास वैल्यू आई। इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, दूसरा गुणधर्म है जिसे P1 से प्रदर्शित किया जाता है। तो P1 गुणधर्म है आपके पास, निश्चित समाकलन की सीमाओं को परस्पर बदलने पर समाकलन का मान तो वही रहता है, केवल समाकलन का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ केवल समाकलन का चिन्ह बदलेगा, यदि प्लस का है समाकलन तो माइनस का हो जाएगा, और यदि ये ऑलरेडी पहले से माइनस का होता तो हम इसे कैसा कर देते, प्लस का कर देते। तो ये आपके पास लिखा हुआ है। एक इम्पोर्टेंट, कभी कभी जब आपको आवश्यकता पड़ती है सीमाएं बदलने की तो आप बड़ी आसानी से सीमाओं को बदल सकते हैं। आप तो गुणधर्म को यूज ले सकते हैं, इस प्रकार से आप सीमाएं भी आप परस्पर बदल सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम तीसरे गुणधर्म की बात करें तो तीसरा गुणधर्म है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, उस पर ध्यान दें। तीसरे गुणधर्म में आपके पास यदि आपके पास एक फलन a से b में परिभाषित है fx dx, इस प्रकार से समाकल के रूप में आपके पास मान है, तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास एफ बी माइनस एफ ए के रूप में होती है। ठीक है, अब देखिए यदि a और b जो लोअर और अपर लिमिट है उनके बीच में एक और राशि है c, वो इस प्रकार से है कि c इन दोनों के बीच में है। c है वो a से तो बड़ी है परंतु b से छोटी है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पर a से b में आपके पास सीमाएं लगी हुई हैं, इस a से b की सीमाओं को चेंज करके हम a से c तक और c से b तक इस प्रकार की सीमाओं में चेंज कर सकते हैं। और जब इस प्रकार की सीमाओं में बदलेंगे तो फिर हमारे पास ये फलन है वो इंटीग्रेशन के रूप में दो प्रकार से लिखा जाएगा। एक तो a से c में fx dx, यानी हमने इंटरवल चेंज कर दिया है, और दूसरा हम करेंगे c से b में, ये इस रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा ही क्यों लिखा जा सकता है, देखो अब इनके समाकलन करके देखिए। इस वाले का हम यहाँ पे समाकलन करेंगे तो होगा अपर लिमिट में से लोअर लिमिट की वैल्यू को जो भी मिलेगी उसे माइनस कर देंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे, फलन का जो भी आपके पास समाकलन होगा उसके अपर लिमिट में से लोअर लिमिट की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो यहाँ c हटाना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, प्लस का fc और माइनस का fc है वो कट जाएगा। फाइनल में क्या मिलेगा, एफ बी पॉजिटिव है, माइनस में एफ ए, और ये पूरा क्या है, ये कंप्लीट आपके पास शुरुआत में जो मान था उसी के बराबर में है। ठीक है, तो क्या मिला हमको कि यहाँ पर हम कोई सीमा आपके पास ऐसी है जिससे तोड़ा जा सकता है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, बिंदु है वो आपको लोअर और अपर लिमिट के रूप में जो संख्याएं मिल रहे हैं उनके मध्य का होना चाहिए। इस फॉर्मूले को जनरलाइज भी किया जा सकता है, एक से अधिक के लिए भी किया जा सकता है, यानी a से b और fx dx है, और आप a से b के बीच में अन्य बहुत सारी संख्याएं लेना चाहते हैं, जैसे a के बीच में c ले लिया, फिर d भी ले लिया है और e भी ले लिया है और लास्ट में मैंने b लिखा। तो समाकलन इसी क्रम में पहला आप बनाएंगे जोड़ा a और c के रूप में लोअर और अपर लिमिट का, ये fx ये इंटरवल लेंगे पहला। दूसरा इंटरवल हम लेंगे c से d तक का, c से d fx dx। तीसरा इंटरवल हम लेंगे d से e तक का, fx dx। चौथा इंटरवल हम लेंगे e से b तक का, fx dx। ये वैल्यू और इधर इंटीग्रेशन a टू b fx dx, ये वैल्यू समान ही होंगे। इसका मतलब जो तीसरा गुणधर्म है वो क्या है, आप उसे देखें। यदि समाकलन की सीमाएं a और b के मध्य बिंदु से इस प्रकार हो कि a लेस देन c लेस देन b, तब समाकलन की सीमाओं को छोटे छोटे खंडों के रूप में विभाजित कर उनके समाकलनों का योग लिखते हैं। और ये आपके सामने लिखा हुआ है, कैसे आप इसे लिखेंगे। ठीक है, ये आपके पास तीसरा गुणधर्म है जिसे P2 से प्रदर्शित किया गया है, याद रखेंगे आप क्या है ये। अब चलिए नेक्स्ट चौथे गुणधर्म की तरफ ध्यान रखना। जब कभी भी ऐसा हो कि बीच में आपको तोड़ना पड़े, या फिर कभी कभी ऐसे होते हैं कि हमें जो लिमिट्स मिली हुई होती हैं वहाँ पे हम समाकलन की वैल्यूज निकालते हैं, डायरेक्टली पुट करते हैं a से b में, जैसे हमने वैल्यू निकाली समाकलन का मान 0 आ गया या परिभाषित हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको उन्हें तोड़ना ज़रूरी हो जाता है। तो आप इस प्रकार से सीमाओं को बदलेंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम चौथे गुणधर्म की। बहुत ही इंपॉर्टेंट गुणधर्म है चौथा गुणधर्म। क्या है चौथे गुणधर्म में, वो भी देख लीजिए। यदि आपके पास कोई एक फंक्शन जिसका समाकलन a से b में ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू है वो एफ बी माइनस एफ ए होती है। ठीक है, याद रहता है, हर जगह काम आ रहा है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक और नई समाकलन का मान निकालते हैं। वो किस प्रकार से है, वो एफ एक्स के रूप में ना होकर के फलन आपके पास a प्लस बी माइनस एक्स के रूप में। ये क्या है, ये है दोनों सीमाओं का योग माइनस एक्स।
इस प्रकार से फंक्शन को लिखा गया है। तो देखिए इस फलन का समाकलन क्या निकलेगा। इस फलन का समाकलन निकालने के लिए हम यहाँ पर a प्लस बी माइनस एक्स है, इसको थोड़ी देर के लिए अलग चर राशि t मान लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस का dx इक्वल टू dt, या कहें तो dx इक्वल टू माइनस का dt, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, dx को मैंने इधर लिख दिया, एक ही बात है। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे रिप्लेस करें तो देखो क्या हो जाएगा। हम इसे i लेते हैं तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, हम यहाँ पे सीमाओं को बदलना चाहेंगे तो देखो सीमाएं बदलेंगे। थोड़ी देर पहले समझाया था पिछले वीडियो में सीमाएं हम कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यूज पुट करेंगे कितनी a, जब a रखेंगे तो a से a आपके पास कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा t का मान b, तो ये लोअर लिमिट बचेगी b। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वो ये a था भाई और यहाँ पर ये b था। अब हम अपर लिमिट रखेंगे x की जगह पर, यहाँ पर हम पुट कर देंगे कितना b, तो जब हम यहाँ पर b रखेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा और केवल a बच जाएगा, तो अपर लिमिट आपके पास a बच जाएगी t के रूप में। ठीक है, आगे फलन में f और इस पूरे कोष्टक में a प्लस b माइनस में x जो लिखा हुआ है, इस पूरे की जगह पर कितना आ जाएगा t रख देंगे, तो हम यहाँ पे t पुट कर देंगे। और ये जो आपके पास dx है, इस dx की जगह पर हमें कितना रखना है, यहाँ लिखा हुआ है dx की वैल्यू कितनी है माइनस dt के, तो हम यहाँ पर माइनस का dt पुट कर देंगे। ठीक है, माइनस आपके पास बाहर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन b टू a हो जाएगा और ft और dt। अब ध्यान दीजिए पहला और दूसरा गुणधर्म p0 और p1। p0 तो ये कहता है कि चर राशि बदली जा सकती है, तो हम चर राशि को बदल देंगे, fx dx कर देंगे। दूसरा p1 गुणधर्म आपको क्या कहता है, p1 गुणधर्म कहता है कि सीमाएं बदलने पर समाकलन का चिन्ह बदल जाता है, तो सीमाएं मैं a से b कर देता हूं, तो a से b करते ही आपके पास माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा साइन, और ये क्या है i ही है। तो देखिए जो हमने यहाँ पर लिया था ये वैल्यू किसके समान ही आ गई, i की, यानी दिए गए फलन के समान। तो इस चीज को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन a टू b fx dx है, ये वैल्यू हमारे पास बराबर आई इंटीग्रेशन a टू b f a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के, यानी आपके पास एक फंक्शन है और उस फंक्शन की सीमाएं a टू b के रूप में लगी हुई है, तो आप इसे बदलकर इस प्रकार से लिख सकते हैं दोनों सीमाओं का योग और उसमें से x को घटा करके फलन इस प्रकार से लिखा जाए तो भी फलन का मान वही रहता है। एक इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, आपको इसे याद रखना है, हमारे पास ये काम आएगा। तो देखिए क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। किसी समाकलन fx की सीमाएं a b हों, कोई भी समाकलन है उसकी fx उसकी सीमाएं a से b में हो तो इसका मान समाकलन f a प्लस बी माइनस एक्स के मान के समान ही होता है, और ये आपके पास लिखा हुआ है, इट इज सामने आपके, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखेंगे, इसे जरूर काम आएगा हमारे पास सर्वाधिक प्रश्नों में ये। और इसी का एक विशेष स्थिति के रूप में पार्ट है जिसे हम पांचवा गुणधर्म भी कह सकते हैं या कहें तो P4 भी कह सकते हैं। यदि ये जो आपके पास गुणधर्म है, इस गुणधर्म में हम a को रिप्लेस कर दे 0 से, व b की जगह पर रख दिया जाए a, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास चेंज हो जाएगा। इंटीग्रेशन a की जगह 0, b की जगह पर a fx dx, और इधर हो जाएगा 0 टू a f a की जगह पर 0, b की जगह पर a और x एज इट इज है, dx भी एज इट इज है, यानी हमने a और b को रिप्लेस किया है कुछ अन्य प्रकार से, यानी a की जगह 0 आ गया है, b की जगह a पुट कर दिया गया है, तो फाइनली हमें मिलेगा 0 टू a और fx dx इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0 टू a f a माइनस एक्स। यानी यदि लोअर लिमिट आपके पास 0 है तो फिर उस कंडीशन में इस इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx को हम 0 टू a f a माइनस एक्स अपर लिमिट में से x को घटा करके इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए किस प्रकार से लिखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, लगभग 90% सवालों में काम आएगा, एग्जाम में आने वाले प्रश्न में भी ये आवश्यक रूप से काम आता ही है। तो एक इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, इसलिए हम इससे संबंधित उदाहरणों की भी बात कर लेते हैं। देखिए क्या है, P4 कहाँ काम आएगा आपके पास। एक एग्जाम्पल हमने यूज लिया है इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 और log कोट x dx। तो यहां क्या करते हैं, हम समाकलन करना चाहेंगे log कोट x dx। देखो 0 से पाई बाई 2 के रूप में है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे कोई भी फंक्शंस हैं 0 से पाई बाई 2 वाले हैं, तो P4 की बात हो रही है। देखो 0 से पाई बाई 2, तो यहाँ पे जो कोट है, कोट के साथ में x और पाई बाई 2 के रूप में पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा जाए, तो हमने ऐसे आप
10वीं क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे पूरा कोणों के रूप में, तो हम इसे P4 लगा करके कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 to π/2 और log कोट π/2 माइनस का x dx। क्या लगाया हमने यहाँ पर, P4 काम में लिया है, ठीक है। अभी ऊपर लिखा हुआ था, कौन सा था, 0 to a fx f कोष्टक में a माइनस एक्स डी एक्स के रूप में। तो a की जगह पर तो आपके पास π/2 है और x की जगह x ही है। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये 0 से π/2 और log 10x होता है, ठीक है, और गुणा में क्या है, dx है। ध्यान रखना, कोट π/2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 10x होता है। तो ये देखिए, ये आपके पास यदि फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपके पास 2 है, तो दोनों को हम ध्यान से देखें तो 1 और 2 को हम जोड़ सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या मिल जाएगा, ये भी इंटीग्रेशन i ही है, तो i और यहाँ भी i है, तो i प्लस i बराबर के सामने की बात करें तो 0 से π/2 और log कोट x dx, और दूसरा जो समीकरण 2 में है वो है 0 to π/2 log 10x dx। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 है, log, देखो हमने पढ़ा है log यदि योग में हो तो उनको एक साथ लिखेंगे तो एक गुणा में आ जाती हैं राशियां, कोट x इंटू 10x हो जाएगा, ठीक है। योग के बजाय किसी में आ गया है गुणा में, ये गुणधर्म है, log a प्लस log b इक्वल टू log a b होता है। तो 10x कोट x कट जाएगा, ये आपके पास कितना बन जाएगा, 1। तो 0 से π/2 और log 1 इंटू dx, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है भाई, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो 0 का समाकलन करेंगे तो मान आपके पास 0 ही रह जाएगा। तो यहाँ आंसर आपके पास 0 होगा। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हमारे पास, ये भी एग्जाम्पल 16 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर भी हम P4 यूज ले सकते हैं। P4 को हम काम में लेंगे, तो देखिए मैंने सबसे पहले से i माना, ये फर्स्ट है आपके पास इक्वेशन। अब हम यहाँ पे P4 लगा देते हैं क्योंकि ये भी 0 से π/2 में है, साइन और कोस वगैरह के मान है। हम आगे बताएंगे कौन कौन से फंक्शन है जहां पर सीधे ही P4 यूज लिया जा सकता है, और आंसर भी बताएंगे जब लिमिट्स आपके पास 0 से π/2 के रूप में होंगी तो आंसर क्या मिलेगा, शॉर्ट रूप में भी आपके के पास हम इसकी बात करेंगे। फिलहाल देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर P4 यूज लेंगे तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 और साइन x की बजाय लिखेंगे π/2 माइनस का x, यानी अपर लिमिट में से x को घटाकर लिख देंगे। ऐसे ही कोस में भी करेंगे, कोस π/2 माइनस एक्स, ऐसे ही नीचे भी कर देंगे, 1 प्लस में साइन x की बजाय π/2 माइनस एक्स और कोस π/2 माइनस एक्स dx, ठीक है। अब देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 और साइन π/2 माइनस एक्स है, तो साइन π/2 माइनस एक्स को हम चेंज करेंगे। तो पढ़ा है हमने कि साइन π/2 माइनस एक्स की वैल्यू है वो cos x हो जाती है, और cos π/2 माइनस एक्स की वैल्यू है वो कितनी होती है, sin x होती है, और नीचे 1 प्लस में sin π/2 माइनस एक्स को हम कह सकते हैं cos x, और cos π/2 माइनस एक्स को कह सकते हैं sin x, और ये गुणा में dx। इसको नाम दे देंगे 2। अब आप 1 और 2 को देखिए, 1 और 2 को यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपके पास सीमाएं हैं वो तो एक जैसी हैं दोनों में, तो ये तो बाहर रह जाएंगी, और बाकी ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये आपके पास दोनों जुड़ जाएंगे। तो जोड़ दें हम, पहले बात करें हम LHS साइड की, तो LHS साइड में i और i जुड़कर हो जाएंगे 2i, ठीक है, और RHS में हम इंटीग्रेशन बाहर लिख देते हैं, बाकी दोनों को जोड़ करके लिखते हैं। देखो क्या मिलता है हमें, i और i तो आपके पास हो गया 2i, और इंटीग्रेशन 0 से π/2 हमने बाहर लिखा। इसके अलावा समीकरण फर्स्ट में आपके पास मान है साइन x माइनस में कोस x बटे में 1 प्लस साइन x कोस x, और सेकंड में आपके पास मान है कोस x माइनस का साइन x, और नीचे 1 प्लस में कोस x और साइन x। यदि हम गौर से देखें तो दोनों का हर है वो एक समान है, तो एक समान है तो एलसीएम भी यही होगा। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में साइन x कोस x, और अंश वाला हिस्सा है वो जुड़ जाएगा, साइन x माइनस में कोस x प्लस में कोस x और माइनस में साइन x, और इस पूरे के गुणा में dx। तो ध्यान दें साइन x और माइनस साइन x कट जाएंगे, माइनस का कोस x और प्लस का कोस x कट जाएगा, तो ये पूरा पार्ट आपके पास 0 बन गया, और जब 0 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 ही मिलेगा। तो हम i इक्वल टू भी 2 का भाग दे देंगे 0 में,
तो आपके पास मान 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये समाकलन हमको प्राप्त हुआ। ऐसे ही अन्य और उदाहरणों की हम बात करेंगे और अन्य फंक्शनों की बात करेंगे कि वहाँ कहाँ पर किन किन फलनों में इन गुणधर्मों को काम में लिया जा सकता है। बचे हुए शेष गुणधर्मों को भी हम समझेंगे। इन सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, बाय।